गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप फिजिक्स नौहर में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कूलाम का नियम और हमने बात की थी कि कूलाम बल को हम सदिश रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है सदिश रूप में कूलाम का नियम। कूलाम का नियम सदिश रूप में, इसको हमें पढ़ना है। बेटा, इसको पढ़ने से पहले हमें 11वीं क्लास 11th क्लास की दो चीजों के बारे में फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। पहली चीज जो रिवाइज करनी है वो है स्थिति सदिश। कि स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर हम किसको कहते हैं, ये हमें ज्ञात होना चाहिए। दूसरी चीज है विस्थापन सदिश, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इन दोनों सदिशों का ज्ञान होना हमें जरूरी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम सदिश रूप में। तो मैं पहले इसकी बात करता हूं, स्थिति सदिश की। जैसे हमने एक निर्देश तंत्र लिया, द्विविमीय निर्देश तंत्र। इसमें कोई पार्टिकल यहां है, कोई कण है यहां पर, और ये मूल बिंदु है। तो इस कण की मूल बिंदु से स्थिति जिसके द्वारा दर्शाई जाती है उसको कहते हैं स्थिति सदिश। यानी स्थिति सदिश वो सदिश होता है जिसके द्वारा हम किसी भी कण की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष दर्शाते हैं। अब हम जैसे दो कण लेते हैं, एक पॉइंट P पर है, दूसरा Q पर है। P का स्थिति सदिश R1 है और Q का जो स्थिति सदिश है वो है R2। दोनों स्थिति सदिशों के अंतर को हम कहते हैं विस्थापन सदिश। इसको हम इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं और इसको हम इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं। इसको हम R21 से भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम R12 से लिखेंगे। अगर हम विस्थापन सदिश को R21 से लिखते हैं तो इसका जो मान है वो होगा R2 माइनस R1 के बराबर, और अगर इसको हम R12 लिखते हैं तो इसका जो मान है वो होगा R1 माइनस R2 के बराबर। तो स्टूडेंट्स, स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश का उपयोग हम अब करेंगे जब हम पढ़ेंगे सदिश रूप में कूलाम का नियम। सदिश रूप में कूलाम का नियम पढ़ने के लिए हमने एक निर्देश तंत्र लिया। इसमें दो बिंदु आवेश लिए हमने Q1 और दूसरा बिंदु आवेश लिया हमने Q2। Q1 का जो स्थिति सदिश है वो हमने माना R1 सदिश, Q1 का स्थिति सदिश R1 सदिश और Q2 का स्थिति सदिश R2 सदिश। ये दोनों स्थिति सदिश हो गए Q1 और Q2 के। ये है इनका विस्थापन सदिश, इसको मैं लिख रहा हूं R21। देखिए, पिछले वर्ष 11th क्लास में हमने त्रिभुज नियम पढ़ा था, सदिश संयोजन के लिए त्रिभुज नियम। जैसे अपने पास ये दो सदिश हैं, ये दो सदिश लिए हमने, A सदिश और B सदिश। तो इन दोनों का संयोजन करना हो हमें त्रिभुज नियम से, तो हम कैसे करेंगे कि अगर ये दोनों सदिश परिमाण और दिशा में समान है तो एक सदिश ऐसा है जो विपरीत क्रम में इनके परिणामी को दर्शाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर दो सदिश परिमाण और दिशा के एक ही क्रम में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को दर्शाते हैं तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके परिणामी सदिश को दर्शाएगी, और परिणामी सदिश को हमने नाम दिया R सदिश। देखिए, दो चीजें बोल रहा हूं मैं, एक तो बोल रहा हूं एक ही क्रम और दूसरा मैं बोल रहा हूं विपरीत क्रम। स्टूडेंट्स, ये जो दो सदिश हैं A सदिश और B सदिश एक ही क्रम में है, क्योंकि एक का हेड दूसरे के टेल से मिल रहा है। अगर हेड टेल मिलते हैं तो वो एक क्रम में, और अगर टेल टेल या हेड हेड मिलता है तो वो विपरीत क्रम में। तो यहां पर हेड हेड मिले हैं इसलिए ये विपरीत क्रम हो गया। अब यहां पर देखिए
कि यहां पर दोनों हेड मिल रहे हैं, इसलिए ये परिणामी सदिश होगा विपरीत क्रम में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका और इसका क्रम एक ही है, यानी कि R1 सदिश प्लस R21 सदिश बराबर R2 सदिश। हम ऐसा लिख सकते हैं कि इन दोनों का क्रम एक था, तो ये विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को दर्शाएगा। तो इससे अपने पास R21 सदिश बराबर आ गया R2 सदिश माइनस R1 सदिश। ये बात समझ में आई या नहीं आई स्टूडेंट्स? अब अगर हम ऐसा करते कि ये जो सदिश है वो इस तरफ दर्शाते, अगर इस सदिश को हम ऐसे न दर्शाकर ऐसे दर्शाते, तब क्या होता? देखिए, अगर हम इसको इस दिशा में दर्शाते, तब ये जो सदिश है इसका नाम हो जाता R12 सदिश, और ये फिर उसी प्रकार से बराबर होता R1 सदिश माइनस R2 सदिश। समझ गए ना बेटा ये बातें? अब देखिए, दो आवेश हैं Q1 और Q2, तो ये Q1 इस Q2 पर फोर्स लगाएगा, Q1 के द्वारा Q2 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया, और इस फोर्स का नाम है F21। F21 का मतलब हुआ एक के द्वारा दो पर लगाया गया बल, F21 सदिश, और इसके द्वारा इस पर बल लगाया जाएगा, उसकी डायरेक्शन होगी ये, और इसका नाम होगा F12 सदिश। F12 सदिश का मीनिंग है दो के द्वारा एक पर लगाया गया बल। इस दिशा में एकांक सदिश लिया R21 कैप, और इस दिशा में एकांक सदिश हमने लिया R12। ये बातें समझ में आई ना बेटा? देखिए, यहां पर जो चीजें हैं मैं उनको दर्शाता हूं। एक तो है F12 सदिश, इसका अर्थ है Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल। F21 सदिश का मतलब है Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल। अब हम इन दोनों सदिशों को निकालते हैं। F12 सदिश का मान भी लिखेंगे और F21 का मान भी लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कूलाम ने बताया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच निर्वात में जो फोर्स है वो इतना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फोर्स होता है। अब मैं F12 को लिख रहा हूं पहले, तो F12 सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। देखिए, R12 स्क्वायर कर दिया, इसलिए यहां पर सदिश लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको सदिश बनाना है, क्योंकि इस तरफ सदिश है, तो इसके साथ मैंने एकांक सदिश लगा दिया R12 कैप। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं F21 सदिश को बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर और R21 कैप। ये दो चीजें हमने लिख दी, दोनों फोर्स लिख दिए। Q1 ने जो Q2 पर लगाया और Q2 ने जो Q1 पर लगाया, वो दोनों फोर्स हम लिख चुके हैं। अब यहां ये ध्यान रखना बेटा कि R12 स्क्वायर और R21 स्क्वायर ये वैल्यू बराबर होगी, यानी कि इस विस्थापन का स्क्वायर कर रहे हैं हम, यानी कि ये अगर -3 है या +3 है तो स्क्वायर करने पर अपने पास राशि 9 ही आएगी, इसलिए R12 स्क्वायर और R21 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो बराबर होगी। इसका नाम दिया मैं इक्वेशन 1। और ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो R12 स्क्वायर और R21 स्क्वायर जो है वो परिमाण बराबर होंगे, परंतु ये दोनों जो एकांक सदिश है R21 कैप और R12 कैप, एकांक सदिश है, दोनों परिमाण सेम होगा परंतु इनकी दिशा विपरीत है, इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि R12 कैप बराबर माइनस R21 कैप। हमने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों एकांक सदिश है, इसलिए परिमाण सेम होगा, परंतु दिशा विपरीत है, इसलिए हमने यहां पर लगा दिया माइनस का चिन्ह। अब हम इन दोनों को यहां पर पुट करते हैं बेटा इक्वेशन 2 में, तो अपने पास आएगा F21 सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
देखिए बेटा, R21 स्केयर की जगह हम लिख सकते हैं R12 स्केयर, तो यहां लिख दिया R12 का स्केयर। R21 कैप, R21 कैप की जगह हम लिख सकते हैं माइनस R12 कैप। तो अब अपने पास ये हो गया F21 सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R12 स्केयर। यहां माइनस जो था उसको मैं यहां ले आया और ये हो गया R12 कैप। इस चीज को देखते हैं बेटा, ये जो चीज है जो मैंने राउंड की है ये इक्वेशन 1 के बराबर है। तो अपने पास F21 सदिश बराबर आ गया माइनस का F12 सदिश। ये जो रिजल्ट है हमें क्या बताता है कि Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया और Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया, दोनों परिमाण में समान होंगे परंतु दिशा में विपरीत होंगे। तो ये था बच्चों कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अब हम कूलाम नियम के बारे में कुछ बातें और समझेंगे। उन बातों को ध्यान रखना है। पहली चीज ये कि कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। तीसरे नियम का पालन इस संदर्भ में करता है कि दोनों आवेश एक दूसरे पर समान परिमाण परंतु विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया यानी न्यूटन का तीसरा नियम है। दूसरी चीज यह ध्यान रखनी है कि कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग का मतलब है बेटा कि बल जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे हम कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तीसरी चीज हमें यह ध्यान रखनी है कि कूलाम का जो नियम है, कूलाम बल जो है वो एक संरक्षी बल है, ये एक केंद्रीय बल है। कूलाम बल संरक्षी बल होता है, केंद्रीय बल होता है, और एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि इसकी जो परास है वो 10 की घात -15 मीटर से कुछ किलोमीटर तक हो सकती है। कूलाम बल यानी विद्युत बल यानी स्थिर वैद्युत बल के बारे में ये 5 चीजें हमें ध्यान रखनी होगी कि ये न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है, ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, ये संरक्षी बल होता है, केंद्रीय बल होता है, और इसकी परास 10 की घात -15 मीटर से कुछ किलोमीटर दूरी तक होती है। एक चीज हमें और ध्यान रखनी है बेटा कि जो महत्व इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी में कूलाम के नियम की है, जो महत्व स्थिर वैद्युतिकी में कूलाम के नियम का है, वही महत्व गुरुत्वाकर्षण में न्यूटन के सार्वत्रिक नियम का है। परंतु आवेश के स्थान पर वहां पर जो राशि काम आती है वो है द्रव्यमान। ये था कूलाम का नियम सदिश रूप में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बेटा बहुल आवेशों के मध्य बल। बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है आज का। बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। पहले हम अध्यारोपण के सिद्धांत की बात करते हैं बेटा। जैसे कूलाम का जो नियम था वो 2 बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, पर आवेश अगर बहुत मात्रा में है, मतलब खूब सारे बिंदु आवेश हैं, जैसे यहां पर Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Qn, खूब सारे बिंदु आवेश हैं, तो इस Q1 पर फोर्स कितना लगेगा? इस Q1 पर ये सभी आवेश फोर्स लगाएंगे। Q1 पर Q2 भी फोर्स लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा, Q5 भी लगाएगा, एंड सो ऑन Qn भी लगाएगा। तो इस Q1 पर कुल जो फोर्स है, मतलब Q1 पर लगने वाला कुल बल जो है, सभी आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत।
अब हम इस Q1 पर कुल फोर्स की बात करते हैं बेटा। मान लिया Q1 पर जो नेट फोर्स है उसको हमने F1 नाम दिया। F1 यहां पर Q1 पर लगने वाला कुल फोर्स है। ये होगा F12 यानी 2 के द्वारा 1 पर लगाया गया बल प्लस 3 के द्वारा 1 पर लगाया गया बल प्लस 4 के द्वारा 1 पर लगाया गया बल एंड सो ऑन F1n यानी nवें आवेश के द्वारा 1 पर लगाया गया बल। तो Q1 पर कुल बल का मान सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अब हम इनकी वैल्यू रख सकते हैं बेटा। जैसे F12 की वैल्यू मैं रखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R12 कैप प्लस इसका मान लिखना चाहें F13 का तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 क्योंकि ये Q1 और Q3 के बीच का फोर्स है। यहां लिखेंगे R13 स्क्वायर और R13 कैप। ऐसे चलता रहेगा बच्चा। और लास्ट में हम लिखेंगे, अंत में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 QN और अपॉन R1N स्क्वायर R1N कैप। ये लीजिए बेटा, F1 पर टोटल कुल बल आ गया। इसी प्रकार अगर हम Q2 पर फोर्स निकालना चाहें कि इस पर कितना बल लगेगा, तो Q2 पर कौन कौन बल लगाएगा? Q1 भी लगाएगा, Q3, Q4, Q5 और Qn। मतलब Q2 के अलावा सभी जो आवेश हैं वो Q2 पर फोर्स लगाएंगे और इस फोर्स को हम कह रहे हैं F2 सदिश। इसकी जो वैल्यू होगी अध्यारोपण के सिद्धांत से वो होगी F21 यानी 1 के द्वारा 2 पर बल प्लस F23 यानी 3 के द्वारा 2 पर बल। ऐसे चलता रहेगा। अंत में आएगा F2n यानी nवें सदिश के द्वारा Q2 पर फोर्स। इनके जो मान हैं हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम एक साधारण रूप में बात करते हैं। साधारण रूप में हमने एक कोई बिंदु आवेश लिया। जैसे ये एक बिंदु आवेश है Q0। यहां इसके चारों ओर खूब सारे आवेश हैं। बिंदु आवेश Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 भी है और अंत में Qn भी है। तो Q0 पर Q0 पर बल कौन कौन लगाएगा? Q0 पर Q1 फोर्स लगाएगा, Q2 फोर्स लगाएगा, Q3 लगाएगा, Q4 लगाएगा, Qn लगाएगा। तो अपने पास Q0 पर लगाने वाले जो आवेश है, Q0 पर जो बल लगाने वाले आवेश हैं वो ये हैं। इनके जो स्थिति सदिश हैं वो मैंने मान लिया R1 सदिश, R2 सदिश, R3 सदिश एंड सो ऑन Rn सदिश। अब हम Q0 पर कुल बल की बात करते हैं बेटा। Q0 पर सबसे पहले हम बल लगाएंगे Q1 के द्वारा। तो Q0 पर जो टोटल फोर्स है उसको मैंने नाम दे दिया F सदिश। ये किसके बराबर होगा? F01 यानी 1 के द्वारा Q1 के द्वारा Q0 पर बल प्लस F02 यानी Q2 के द्वारा Q0 पर बल एंड सो ऑन F0n। इनके मान लिखते हैं बेटा। F वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 कैप। R01 जो है यहां पर F01 यानी कि Q0 और Q1 के बीच का विस्थापन सदिश है। समझ गए ना बेटा कि R01 जो है वो Q1 और Q0 के बीच का विस्थापन सदिश है और R01 कैप F01 की दिशा में एकांक सदिश है। इसी प्रकार F02 की वैल्यू अगर हम लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप प्लस एंड सो ऑन। इस प्रकार ये चलता रहेगा।
इसकी जो वैल्यू है वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn अपॉन R0 n स्क्वायर R0 n कैप। एक जनरल रूप में, साधारण रूप में हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि सिग्मा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qi अपॉन R0i R0i कैप। i की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर n तक है। अगर हम i का मान 1 रखते हैं तो ये आ जाएगा, सिग्मा के कारण प्लस आएगा, और i का मान 2 रखेंगे तो ये इस प्रकार से ये चलता रहेगा। एक चीज हम जानते हैं बेटा कि एकांक सदिश जो है वो सदिश और उसके परिमाण के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां पर R0i कैप जो है वो हम लिख सकते हैं R0i सदिश अपॉन R0i, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अगर हम इसको यहां पर यूज करते हैं यहां पर, तो अपने पास F सदिश यानी कि Q नोट पर लगने वाला कुल जो बल है वो होगा F सदिश बराबर सिग्मा i बराबर 1 से लेकर n तक 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q0 Qi अपॉन, यहां पर जो है अब R0i क्यूब हो जाएगा बेटा, क्योंकि इसका जब मैं मान रखूंगा तो ऊपर तो आ जाएगा R0i सदिश, नीचे R0i और आएगा तो R0i स्क्वायर के स्थान पर R0i क्यूब। ये लीजिए, ये हो गया बेटा बहुल आवेशों के मध्य बल और अध्यारोपण का सिद्धांत। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।